Hello students, let's continue with the last discussion about transport system. ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलग अलग क्या उसके स्ट्रेंथ है, क्या उसके लिमिटेशन से हमने डिस्कस किया. अभी हम उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन पे वो हम देखेंगे, दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट ये भी इंडिया में एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सबसे चीपेस्ट तरीका है, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. तो सबसे पहले कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन ये एक सबसे चीपेस्ट वे है ट्रांसपोर्टेशन का. इंडिया में इनलैंड वाटर और सी वाटर ट्रांसपोर्ट ऐसे दो है. इनलैंड मतलब जो जहाँ पर हम ज़्यादातर नदियों का उपयोग करके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और सी वाटर मतलब जहाँ पर समुद्र जो है बंदरगाह के माध्यम से हम गुड्स का या इसका ट्रांसपोर्ट ये करते हैं, तो उसको कहते हैं सी वाटर ट्रांसपोर्ट. इनलैंड वाटर में जो भारत में जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इसके माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है. केरला राज्य में भी अच्छा इनलैंड ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया गया है. सी वाटर अगर आप समुद्र के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें भारत में 13 जो है बड़े बंदरगाह आपको मिलेंगे, जिसमें कांडला गुजरात सबसे बड़ा है. मुंबई में 2 है. एक नेचुरल पोर्ट मतलब नैसर्गिक रूप से बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर, तो वो है, वो भी काफ़ी बिजिएस्ट है. और जवाहरलाल नेहरू ये भी मुंबई में ही है पोर्ट, ये भी काफ़ी बड़ा है और बिजिएस्ट है. ऐसे अराउंड 13 बड़े बंदरगाह है भारत में, और छोटे मोटे 200 जो बंदरगाह है वो अभी कार्यरत हैं. तो इतने हैं. लेकिन अगर आप डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन जितना भी होता है उसका अगर काउंट करें तो केवल 1% है. मतलब केवल 1% ही वो बिजनेस अभी इस वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का 1% ही हो रहा है. तो काफ़ी उसमें अभी स्कोप है. अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट अगर हम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे बेनिफिट है कि इट इज़ चीपेस्ट वे. बहुत सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कंपेयर टू रेलवे और एयर से कंपेयर कर, तो बहुत ही सस्ता एक माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का. नो मच इन्वेस्टमेंट इज़ नीड. अब जैसे रोड का ट्रांसपोर्टेशन, तो रोड कंस्ट्रक्शन में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट होते हैं. सिविल एविएशन मतलब एयर ट्रांसपोर्ट है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है. तो दोनों के अगर कंपेयर करेंगे आप, रोड ट्रांसपोर्ट या रोड हो, रेलवे हो या एयर ट्रांसपोर्ट हो, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है. लेकिन उनके तुलना में अगर आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन करो तो इन्वेस्टमेंट उतना नहीं रहता, क्योंकि नदियाँ या समुद्र ये तो ऑलमोस्ट आपका बना है, केवल शिप में जो इन्वेस्टमेंट है वही लगता है. तो उनके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नदियाँ हैं, जो भी समुद्र है, सब निसर्ग की वजह से, तो उसका हम प्रॉपर इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट हम उस देश को मिल सकता है. मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं रहती, क्योंकि आप रोड है तो रोड का मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है, रेलवे है तो वहाँ पर ट्रैक्स का मेंटेनेंस है या उस मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत रहती है. सिविल एविएशन में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर तो मेंटेनेंस और भी ज़्यादा लगता है. तो उनकी तुलना में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कॉस्ट काफ़ी कम रहती है. सुटेबल फॉर बल्की बहुत हेवी गुड्स अगर है तो वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वाटर का जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का वो काफ़ी सस्ता और इफ़ेक्टिव हो सकता है. इतने बेनिफिट्स हमको वाटर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से मिल सकते हैं. अब कुछ लिमिटेशंस भी है, डिमेरिट्स भी है. सबसे पहला उसका जो प्रॉब्लम है कि स्लो स्पीड. जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही स्लो उसकी स्पीड होती है, और उसकी वजह से अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई कमोडिटी पहुंचाना है तो उसमें समय जो है ये बहुत लगता है. तो ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि स्पीड जो है ट्रांसपोर्टेशन की कम है. रिस्क जो है, ये रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नदियों में उफान आ गया, तूफान आ गया, तो उसमें जो रिस्क है ये रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा है. और समुद्र में जो है वहाँ पर तो रिस्क और भी ज़्यादा है. एक तो नेचुरल कारणों की वजह से भी, और दूसरा वहाँ पर समुद्री जो लुटेरे हैं, कुछ एरिया में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होते हैं कई देशों में, तो वहाँ पर इस प्रकार की लूटमार की घटनाएं समुद्र में बहुत होती है. तो वहाँ पर रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. नॉट कन्वीनियंट. ये कन्वीनियंट सोर्स कोई भी बिजनेस वाला जब सोचेगा कि ट्रांसपोर्ट करना है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट वो
सबसे लास्ट उसका प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, रिस्क ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो उनको उतना बेनिफिशियल नहीं रहता। डिपेंड ऑन क्लाइमेटिकल कंडीशन, अगर तूफान है, ज़्यादा बरसात आ गई, इस प्रकार के क्लाइमेटिकल सिचुएशंस है, तो वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अगर सब ठीक ठाक रहा वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, तो ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। ओशन में, समुद्र में ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर जो पायरेट्स है, जैसे समुद्री लुटेरे हैं, वो अटैक करके समुद्र के जो जहाज है लूटना, इस प्रकार की घटना पर्टिकुलरली सोमालिया उस भाग में ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर इस प्रकार के प्रॉब्लम्स, इस प्रकार के रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है। सोमालिया, इस प्रकार के वहाँ पर बहुत घटनाएं होती हैं। यहाँ पर रिलायबल सोर्स जो है, इसको हम नहीं कर सकते, वाटर ट्रांसपोर्ट को एक रिलायबल सोर्स जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसका स्कोप है उसमें डेवलपमेंट का फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन की। अभी तक हमने रेलवे ट्रांसपोर्ट देख लिया, रेलवे ट्रांसपोर्ट के क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशन है देख लिया। रोड ट्रांसपोर्टेशन के क्या एडवांटेजेस है, लिमिटेशन है, वो भी देख लिया। वाटर ट्रांसपोर्टेशन का हमने डिस्कस कर लिया। अभी लास्ट जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन, तो उसका भी हम देखेंगे कि एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या है। एयर ट्रांसपोर्टेशन ये सब इसका है कि फास्टेस्ट मोड है, कि हज़ारों किलोमीटर आप काफ़ी कम समय में ट्रैवल कर सकते हैं, गुड्स को भी भेज सकते हैं, तो सबसे फास्टेस्ट मोड है। लेकिन कॉस्टली है, सबसे कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा है। लास्ट 10 ईयर्स में आप देखेंगे तो ये जो सिविल एविएशन भी कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट को, तो सिविल एविएशन जो इंडस्ट्री है काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग एक सेक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे वो सिविल एविएशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स में ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसका चलन काफ़ी बड़ा है, 3 से 4 गुना जो है इसका इंक्रीज हुआ है। इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है। और अगर आप देखेंगे 131 मिलियन पैसेंजर्स 2019 में उन्होंने एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रैवल किया है। अब इसके क्या एयर ट्रांसपोर्टेशन के क्या एडवांटेजेस है वो हम देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है कि फास्टेस्ट मोड है, यहाँ पे बहुत कम समय में आप काफ़ी लंबी दूरी आप तय कर सकते हैं। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी आप काफ़ी कम समय में जा सकते हैं। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलती है ये काफ़ी मिलती है एयर ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि जीएसटी है या बाकी के जो टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, ये काफ़ी गवर्नमेंट को एयर या सिविल एविएशन से मिलते हैं। अराउंड 90,000 करोड़ रुपए ये गवर्नमेंट को लास्ट इसमें मिले थे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी एयर ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्विसेज भी आती हैं और एयर ट्रांसपोर्टेशन ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसकी वजह से जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है। टूरिज़्म जो इंडस्ट्रीज़ है वो टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए, टूरिस्ट इसके लिए भी एयर की जो कनेक्टिविटी अगर है, सिविल एविएशन अगर अच्छा है, तो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो काफ़ी डेवलप हो सकते हैं, तो काफ़ी डेवलप भी हुए हैं एयर की वजह से। फॉरेन ट्रेड, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा है तो आप ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं कम से कम समय में। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इंडिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन या इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे डेवलप होने की वजह से FDI जो है काफ़ी इंडिया में आया है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन जिस प्रकार से इंडस्ट्री खुद डेवलप हो रही है, तो वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हज़ारों लोगों को काम मिलता है एयर ट्रांसपोर्टेशन या सिविल एविएशन इंडस्ट्री में। टाइम सेविंग, सबसे बेनिफिट इसमें है कि फास्ट होने की वजह से यहाँ पर समय जो है ये लोगों का काफ़ी बचता है। तो जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट या बिजनेसमैन, तो उनके लिए समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट की काफ़ी सहूलियत होती है उनको। अब कुछ लिमिटेशंस भी है एयर ट्रांसपोर्टेशन की। कौन से? सबसे पहला कि कॉस्टली, यहाँ पर जो टिकट है ये टिकट काफ़ी महंगा होता है और आम जो पब्लिक है उसके लिए वो उतना ऑप्शन ये खुला नहीं रहता, तो खर्चा काफ़ी यहाँ पर। रिस्क जो है ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, रिस्क अनेक प्रकार की रिस्क सिविल एविएशन में होती है। एक तो सबसे बड़ा कि एयर क्रैश हो सकता है,
लेकिन सेफ्टी मेजर गवर्नमेंट लेती है, लेकिन एयर क्रैश हो गया तो वहाँ पर बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होती है। तो रिस्क जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट को अगर इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता है, तो हेवी इन्वेस्टमेंट है। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इस एयर एविएशन सिविल एविएशन में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कॉस्ट होती है, राइट फ्रॉम फ्यूल टू जो स्टाफ की सैलरी है, बाकी का जो मेंटेनेंस है टेक्निकल, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। कॉमन पीपल के लिए ये सिविल एविएशन ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम नहीं, क्योंकि कॉमन पीपल उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्टेशन कॉमन पीपल के लिए बेनिफिशियल नहीं है। फ्रेट की जो कॉस्ट है काफ़ी, अगर आप माल भाड़ा कोई सामान को भेजना है तो एयर ट्रांसपोर्टेशन जो काफ़ी कॉस्टली एक होता है। नॉट सुटेबल फॉर बल्कि गुड्स, अगर बहुत हेवी गुड्स है और उसको अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है सो वो उतना कन्वीनियंट नहीं होता। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिविल एविएशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन।